हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है सीक्रेट घर जमाई, तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अपने एक प्यारा सा कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। वो कहानी हम शाम के 4 बजे शुरू करेंगे। अभी अपनी जो एक कहानी सुबह आती है, सुपर वुमन मानवी, शाम को 6 बजे आती है, लव हैकर। उसी के साथ एक और नई कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अब आपका ये जिम्मेदारी है कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और जल्दी से जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। क्योंकि उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से वीडियो वाली कहानी भी सुनाऊं, वीडियो वाली कहानी भी आपको देखने को मिले। तो जल्दी से जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। चलिए, आज के सीक्रेट घर जमाई के 110वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका फिर से सुकून एफएम पर स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। समर को मारने आए वो दो लोग। समर ने उठकर उन दोनों को मार दिया था एक झटके में। अब जो उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड आए थे, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। उन्होंने देख लिया था कि उनके बॉस को समर ने एक वार में खत्म कर दिया, तो उनकी क्या हैसियत है, वो समर से कैसे बच पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक साथ भागो कहा और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन समर उनको ऐसे जाने दे नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग तो उसे मारने आए थे। तभी काली बिजली की तरह समर ने एक ही झटके में उन सभी किलर्स को पकड़ लिया और लगातार पंचों से वार करने लगा। हर एक वार में एक किलर को मार रहा था, उसके शरीर को उड़ा रहा था। मांसपेशियां और हड्डियों का नामो निशान तक उसने किसी का नहीं छोड़ा। 10 मिनट के अंदर समर ने सभी 100 के 100 किलर्स को मार दिया था। पूरा रेड वाइन एस्टेट खून से सन गया था। दो किलर लीग, कंकाल लीग और हेल अलायंस ने वर्षों तक टाइगर ग्रुप पर राज किया था। अब उन दोनों के लीडर मारे जा चुके थे। वो अब दुनिया के टॉप 4 किलर्स लीग में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में समर ने दुनिया के 4 सबसे बड़े किलर्स लीग में से दो का खात्मा कर दिया था। अगर यह बात बाहर आ जाती तो पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता। वहीं समर अपने कमरे में लौट गया। उसने अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाली और एलिस और बर्नार्ड की चोटों का ट्रीटमेंट किया। अब वो लोअर हेवन किंगडम लेवल के टॉप स्टेज पर था और अब ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सकता था। कुछ ही देर के बाद दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और दोनों को होश आ गया। उनके ठीक होने पर समर ने उनसे कहा, बर्नार्ड, वाइन एस्टेट जल्दी से लाशों को साफ करवाओ। बर्नार्ड ने प्रशंसा भरे चेहरे में कहा, जी मास्टर शैडो किंग। उसने अभी जो कुछ देखा था वो बहुत ज्यादा दंग रह गया था। उसके हिसाब से शैडो किंग एक देवता था, वो भी अद्वितीय। तभी समर ने एलिस के चेहरे पर हाथ फेरते हुए माफी मांगते हुए कहा, एलिस, मुझे खेद है, मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। एलिस ने कोमलता से कहा, ओहो बेवकूफ, मैं आपकी हूँ, मुझे आपके लिए मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। उसके लिए शैडो किंग की जान उसकी जान से ज्यादा कीमती थी। अगर वो मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मौत विनाशकारी होगी। उसकी बात सुनकर समर भावुक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एलिस का शुक्रिया अदा वो कैसे करे। इसलिए उसने उसका सिर पकड़ा और उसे किस कर लिया। एलिस भी पूरी तरह से समर के किस में डूब गई थी। एलिस के होठ बहुत कोमल और मीठे थे। किस करने के बाद वो बहुत सुकून देने वाले। समर ने उसको पूरी ताकत से किस किया, मानो वो अपना प्यार सारा उसे भेज रहा हो। तभी पीछे से अचानक एक चिढ़ाने वाली आवाज आई, ओह, मैं देख रही हूँ कि मैं गलत समय पर आ गई हूँ। समर ने तुरंत एलिस को छोड़ा और मुड़कर देखा। उसने देखा कि कैथरीन दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। कैथरीन का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, अभी सुर्ख मानो कोई चटक लाल सेब हो। उसकी आंखें रत्नों के जैसी नीली थी। उसके सुनहरे बाल किसी पीछे सुनहरे लटों की तरह घुंघराले थे। समर ने हैरान होते हुए पूछा, कैथरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे वो एलिस को चूम रहा था,
कैथरीन का अचानक आना उसको परेशान कर रहा था। हालांकि यह तीसरा पहिया विशेष रूप से सुंदर था। कैथरीन ने होठ टेढ़े करते हुए कहा, शैडो किंग, क्या तुम भूल गए? मुझे तुम्हें कार्डिनल एब्रोन के पास लेकर जाना है। मैंने तुम्हारा फोन मिलाया तो तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। समर ने सिर हिलाया और अचानक उसे याद आया कि वह एल्ब्रोन को तो भूल ही गया था। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कैथरीन उसे ढूंढने आ गई। कार्डिनल की पावर अपार होती और यहाँ तक कि शैडो ग्रुप के राष्ट्रपति से भी ज्यादा। कैथरीन ने जब फोन के बारे में बताया तो एलिस को कुछ याद आया और वो अचानक बोल पड़ी, बॉस, जब आप बेहोश थे तब कियारा और पायल दोनों ने फोन किया था। वो दोनों बहुत चिंतित थी। मैंने उन्हें बताया कि आप किसी काम से बाहर गए हैं। कियारा चाहती थी कि आप जब भी वापस आए उन्हें फोन करें। समर ने एलिस को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। समर जानता था कि एलिस उन दोनों महिलाओं से झूठ बोल रही थी ताकि वो चिंता न करे। सही भी था। फिर समर ने कैथरीन की तरफ देखते हुए कहा, कैथरीन, एक मिनट रुको, मैं अपनी पत्नी से बात कर लूं, फिर तुम्हारे साथ आ रहा हूं। समर हल्के से मुस्कुराया और कियारा को फोन करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि देखा कि फोन पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए उसने एलिस का फोन लिया और कियारा का नंबर डायल किया। जब कियारा ने फोन उठाया तो समर ने कहा, बेबी, मैंने सुना है कि तुम पूरे दिन मेरे बारे में सोच रही थी। वो स्क्रीन पर नंबर देखकर कियारा को लगा कि एलिस ने ही कॉल किया होगा, लेकिन समर की आवाज सुनकर वो हैरान और तुरंत खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, डियर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर मैं आपको एक बार भी नहीं देखती तो मुझे दिन में नींद नहीं आती। कियारा का खूबसूरत चेहरा लालसा से भरा था। हालांकि समर को गए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन कियारा के लिए ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बीत गई हो। वो उसे लगातार याद करती जा रही थी। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुक, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, चिंता मत करो। कियारा की आवाज में लालसा और चिंता सुनकर समर भावुक हो गया था। हालांकि सिर्फ वो एक दिन के लिए ही पेरिस आया था, लेकिन फिर भी समर को कियारा की याद आ रही थी। उसने टाइगर ग्रुप में अपने मामले खत्म होते ही इंदौर लौटने का फैसला ले लिया था। तभी उधर से कियारा ने शर्माते हुए कहा, बड़े बुरे भेड़िए, अपना ख्याल रखना, बाहर बहुत सारे बुरे लोग हैं। कियारा का सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब भी समर उसे लिटिल रेड राइडिंग हुक कहता तो उसको बहुत शर्म आने लगती थी। समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुक, चिंता मत करो, वो बुरे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। कियारा ने समर को थोड़ा डांटते हुए कहा, आपको किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की अनुमति भी नहीं है। समर ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से किसी लड़की के पास तक नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर उधर कियारा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, यह आपकी लिटिल रेड राइडिंग हुक आपकी वापसी का इंतजार करेगी। जल्दी वापस आना याद रखिएगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बड़ा बुरा भेड़िया जल्दी वापस आ जाएगा। लिटिल रेड राइडिंग हुक, बेहतर मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया, क्योंकि कैथरीन अभी भी उसी का इंतजार कर रही थी। अगर कैथरीन इंतजार न कर रही होती तो वह कियारा से ज्यादा देर बात करता। समर ने कियारा के साथ बातचीत करने के बाद पायल को फोन किया और अपने सुरक्षा के बारे में बताया तथा उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। उसकी हरकत देखकर कैथरीन ने अपनी आंखें घुमाई। वो पूरी तरह से अवाक रह गई थी। उसने हैरान होते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी शैडो किंग, अंडरवर्ल्ड का अलमाइटी लॉर्ड अपने खाली समय में ऐसा बचकाना खेल खेलेगा। कैथरीन के हिसाब से शैडो किंग पावरफुल, अजय और हमेशा शांत रहने वाला व्यक्ति था। हालांकि समर अब प्यार में पागल सा लग रहा था। समर हल्के से मुस्कुराया, चुप रहा। ये छोटे छोटे खेल उसके लिए कियारा के बीच के एक राज थे। इसके बाद समर ने एलिस की तरफ मुड़ते हुए कहा, एलिस, तुम और बर्नार्ड यहीं रुको और आराम करो। कैथरीन और मैं एल्बरोन से मिलने जा रहे हैं। तभी कैथरीन ने आंखें झपकाते हुए कहा, शैडो किंग, अगर मिस एलिस हमारे साथ आएगी तो बेहतर होगा। लॉर्ड एब्रोन भी उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि समर को समझ नहीं आया कि वो एलिस से क्यों मिलना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सहमत हो गया। एलिस और कैथरीन के साथ बाहर चला गया, लेकिन वाइन एस्टेट के बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के आदमी से हो गई। वो आदमी बहुत हैंडसम था और भौहें घनी थी। उसकी त्वचा और बालों का रंग ड्रैगन ग्रुप के लोगों के जैसा था। अधेड़ उम्र का वो आदमी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था, पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाए हुए, मानो कोई तलवारबाज हो। वो बर्नार्ड एस्टेट के पास से गुजरा। खून की तीखी गंध ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था।
अधेड़ उम्र का तलवारबाज वहां ऐसे खड़ा था मानो हेवन और धरती के बीच समाया हो। ध्यान से देखे बिना उसे पहचानना मुश्किल था। वहीं समर ने उस अधेड़ उम्र के तलवारबाज को एक नजर देखा तो तुरंत कैथरीन और एलिस के साथ गाड़ी में बैठ गया। वहीं अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने समर को गाड़ी चलाते हुए देखते हुए ये सोचते हुए मन ही मन कहा, यह आदमी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, कौन है ये? अचानक उसके विचार एक मन में कौंध गया। उसे कुछ कुछ याद आना शुरू हो गया। उसने याद करते हुए मन ही मन कहा, ये युवक ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज जैसा दिखता है। यह सोचते ही अधेड़ उम्र का तलवारबाज गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में उसने आगे कहा, क्या क्या यह संभव है कि इस युवक का नरेंद्र भारद्वाज के साथ कोई कनेक्शन हो? ये रिश्तेदार या नहीं, मुझे उसे पूछना ही होगा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी समर की दिशा में उसका पीछा करते हुए निकल पड़ा। वो बहुत तेज था और पल भर में वहां से गायब हो गया। वहीं नोट्रे डेम में पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा गिरजाघर था और यहीं पर होली सी का संचालन होता था। यही वो स्थान भी था जहां टाइगर ग्रुप के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्डिनल प्रार्थना करने आते थे। नोट्रे डेम शहर के बीचों बीच एक प्रमुख स्थान था और यह अविश्वसनीय रूप से आलीशान था। पूरी बिल्डिंग सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। इसकी स्थापत्य शैली टाइगर कॉन्टिनेंट की विशिष्ट थी। चिकनी, साफ सुथरी, गंभीर और पूरी बिल्डिंग की भव्यता देखने वालों को प्रभावित करती थी। इसी समय आगे की लाइनों की बेंचों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उनके बाल भूरे सफेद थे और नाक बड़ी उभरी हुई थी। उन्हें लाल लबादा पहना हुआ था। हाथों में हथियार लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। ये एल्डर एब्रोन थे जो पवित्र सागर की सबसे 3 महत्वपूर्ण कार्डिनलों में से एक थे। हालांकि उनके पास अपार शक्तियां थी, फिर भी अध्ययन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। कैथरीन, समर और एलिस को खुद गाड़ी से नोट्रे डेम डे पेरिस लेकर पहुंची। जब 2 पादरियों ने कैथरीन को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे सम्मान से सलाम किया। जाहिर है कैथरीन का यहाँ उच्च दर्जा था। कैथरीन ने एल्ब्रोन के सामने आते हुए कहा, लॉर्ड एब्रोन, शैडो किंग और मिस एलिस आ गए हैं। एब्रोन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार नीचे रख दिया। वो मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, माय डियर प्रिंसेस एलिस, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी एलिस ने हैरान होते हुए कहा, ये आप हैं? बूढ़े आदमी को देखते ही एलिस का सुंदर चेहरा स्तब्ध रह गया, मानो वो असंभव को देख रही हो। 5 साल पहले जब एलिस एक स्वीडिश प्रिंसेस थी तो उसकी मुलाकात महल में एक एब्रोन से हुई थी। अपने वर्तमान लाल लबादे के विपरीत उस समय एब्रोन केवल साधारण कपड़े ही पहनता था। बाद में एलिस उसकी तयशुदा शादी से बचने के लिए शाही महल से भाग गई थी। फिर उसकी मुलाकात समर से हुई और वह शैडो ग्रुप टीम में शामिल हो गई। एब्रोन ने गंभीर भाव से एलिस से कहा, प्रिंसेस एलिस, किंग को आपकी बहुत याद आती है। वो चाहते हैं कि आप महल में वापस लौट आएं और शादी के लिए राजी हो जाएं। एलिस ने सिर हिलाते हुए मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऑगस्टीन से शादी करने के लिए हरगिज राजी नहीं हो सकती। वहीं उसकी बात सुनकर समर ने आश्चर्य से अपनी भौहें सिकोड़ दी। ऑगस्टीन टाइगर कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर स्काई गॉड एसोसिएशन का यंग मास्टर था। उसका दर्जा उच्चतम था और वो समर को पता चला कि एलिस उसकी मंगेतर थी। लेकिन अब चूंकि एलिस समर की हो गई थी, इसलिए वो निश्चित रूप से उसकी शादी के लिए सहमत नहीं होने वाला था, भले ही वो ऑगस्टीन ही क्यों न हो। तभी एल्ब्रोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैंने आज आपको यहाँ एलिस को मनाने के लिए बुलाया है। आखिरकार वो आपकी शैडो ग्रुप टीम की सदस्य है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे शाही महल में वापस जाने के लिए मना पाएंगे ताकि वो यंग ऑगस्टीन मास्टर से शादी कर सके। ये कहते हुए उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। वहीं उसकी बात सुनकर समर ने हल्के स्वर में कहा, मास्टर कार्डिनल, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। मैं एलिस को शैडो ग्रुप टीम छोड़ने को नहीं दूंगा और मैं उसे ऑगस्टीन से शादी तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर एब्लोर ने आश्चर्य से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शैडो किंग, आप अंडरवर्ल्ड के किंग जरूर हैं, इसलिए आपको स्काई गॉड एसोसिएशन की अपार शक्तियों के बारे में तो पता होना चाहिए। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ हाँ बिल्कुल, ये टाइगर ग्रुप की सबसे पावरफुल गैंग है। वो खुद को हेवनली गोल्ड्स का उत्तराधिकारी भी कहता है, मुझे पता है। हालांकि समर को शैडो किंग की उपाधि मिली थी, लेकिन 7 ग्रुप्स और चारों समुद्र पर शासन करने वाली शक्तियों के मामले में वो बहुत जानकार था। टाइगर ग्रुप में स्काई गॉड एसोसिएशन सबसे पावरफुल पावर थी। टाइगर ग्रुप में कई देश थे, लेकिन स्काई गॉड एसोसिएशन सबसे ज्यादा ताकतवर था। स्काई गॉड एसोसिएशन अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली, और उसमें अत्यंत फाइटर्स और देवताओं की किंवदंतियां भी थी। तभी एल्ब्रॉन ने शांति से कहा, शैडो किंग, तुम्हें स्काई गॉड एसोसिएशन की शक्तियों के बारे में पता है। अगर तुम एलिस को नहीं जाने दोगे तो तुम्हारा दुश्मन टाइगर ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उनके अलावा तुम्हें पवित्र सिंहासन का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑगस्टिन एक ऐसा युवक है जिसे हम सचमुच संजोते हैं। उसके हर शब्द में धमकी थी। कार्डिनल होने के नाते एल्ब्रोन की शक्तियां पोप के बाद दूसरे स्थान पर थी, और वो शैडो किंग को भी धमकी देने से नहीं डरता था। समर ने तभी ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, स्काई गॉड एसोसिएशन वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन एलिस अभी मेरी है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्काई गॉड एसोसिएशन के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। उसने एलिस का हाथ पकड़ लिया और वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। तभी कवच पहने एक लंबा आदमी अचानक बगल से उसके सामने आया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, यहीं पर रुक जाओ। ये लंबा चौड़ा आदमी, देखिए, नक्श वाला, 6 फुट लंबा और मजबूत मांसपेशियों वाला सुंदर था। उसने जो कवच पहना था वो उसे और भी पावरफुल लग रहा था। वो होली सी का एक पवित्र फाइटर था, जो चर्च और एल्ब्रोन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। समर ने ठंडे स्वर में शूरवीर को घूरते हुए कहा, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर समर को एलिस को वापस जाने की एल्ब्रोन के बारे में प्लान के बारे में पता होता तो वो बिल्कुल भी वहां नहीं आता। एलिस बहुत पहले से ही उसका पीछा कर रही थी। दोनों के साथ मिलकर कई मुश्किलों और जिंदगी और मौत के हालात देखे थे। किसी भी हालात में एलिस को शाही महल में वापस जाकर वो किसी से शादी करने नहीं दे सकता था। पवित्र नाइट को एलिस की पहचान साफ थी। उसने उदासीनता से भरी आवाज ठंडे स्वर में कहा, एलिस रुक जाओ, तुम यहां से नहीं जा सकती हो। तभी समर ने फिर से ठंडे अंदाज में पूछा, और हाँ, अगर मैं उसे लेकर गया तो? उस आदमी ने धमकी भरी अंदाज में कहा, तो फिर शायद तुम्हारी जिद उसे और तुम्हें मार डालेगी। समर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ओह, मुझे मार डालोगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। दोनों पुरुषों के बीच तनाव को भांपते हुए कैथरीन ने कहा, डेव, शैडो किंग को जाने दो। डेव नामक पवित्र शूरवीर ने कैथरीन की तरफ झुककर पूछा, भाभी, मैं उसे क्यों जाने दूं? कैथरीन का बॉयफ्रेंड होली सी का होली डे था, और डेव एक साधारण होली नाइट था, इसलिए वो कैथरीन को भाभी कह रहा था। कैथरीन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्योंकि मैं यहाँ शैडो किंग को लेकर आई हूँ, और मुझे यह सुनिश्चित करना ही है कि वो यहाँ से सुरक्षित ही चला जाए। डेव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके सामने खड़ी महिला उसकी भाभी थी, लेकिन वो कार्डिनल एल्ब्रोन के अधीन भी था। वो दोराहे पर खड़ा हो गया था। वहीं एल्ब्रोन के वृद्ध चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। उसने हल्के में कहा, कैथरीन, तुम पवित्र शूरवीरों के मुखिया यूरेनस की गर्लफ्रेंड हो। आपका किसी और आदमी की मदद करना अनुचित लगता है। उनकी बात कैथरीन को खटक रही थी, लेकिन एल्ब्रोन होली सी के 3 सबसे बड़े इंपोर्टेंट कार्डिनल में से एक, पोप के बाद दूसरे नंबर पर। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता था कि पोप उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हालांकि कैथरीन का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, फिर भी वो उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। कैथरीन ने फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लॉर्ड एब्रॉन, मैं चाहती हूं कि आप शैडो किंग को सुरक्षित यहां से जाने दें। कैथरीन का समर के साथ अच्छा रिश्ता था, और वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ मर जाए। एल्ब्रोन ने हल्के से कहा, कैथरीन, क्योंकि तुम उसके लिए विनती कर रही हो, मैं उसे मौका दूंगा। अगर वो डेव द होली नाइट को हरा देगा तो मैं उसे जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर कैथरीन ने भौहें सिकोड़ ली। पवित्र शूरवीर पवित्र सिंहासन के सबसे पावरफुल फाइटर थे।
हर एक पवित्र शूरवीर के पास अपार शक्तियां थी और सभी फाइटिंग तकनीक के मास्टर थे। इसके अलावा कैथरीन डेव की शक्तियों के बारे में जानती थी। चूंकि उसे एक कार्डिनल की रक्षा का काम सौंपा गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर था। कम से कम एक लोअर हेवन किंगडम टॉप स्टेज का फाइटर तो वो था ही। समर ने डेव की तरफ देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, तो फिर ऐसा ही होगा, मैं पवित्र शूरवीर को हरा दूंगा, मुझे अपना बेस्ट एफर्ट दो। वो जानता था कि महान शक्तियों के साथ किसी भी बातचीत के दौरान शब्दों का उपयोग नहीं होता। अगर उसे स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करना था तो उसे पावर की बहुत आवश्यकता थी। डेव कवच पहने हाथ में भाला लिए समर की तरफ बढ़ गया। भाला 2 मीटर लंबा था और उसका पूरा शरीर काला था। उसका शरीर बर्फीली रोशनी की तरह चमक रहा था। डेव ने अपना भाला हवा में लहराया और अचानक समर की छाती की तरफ बढ़ा दिया। वह समर को घोंप कर उसकी लाश को अल्टर में फेंक देना चाहता था। तभी समर ठंडी हंसी हंसा। उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाई, किसी तरह लंबे भाले को हल्के से पकड़ दिया। भाले का अगला भाग एक विशेष सामग्री से बना था जिसे वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि समर की उंगलियां अब अवैध थी। धारदार हथियार को पकड़ते समय उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक थी। अपने भाले पर समर की उंगली की पकड़ देखकर डेव के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपनी ताकत और बढ़ा दी और समर के हाथों से भाला छीनने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से समर ने उसे भाला खींचने नहीं दिया। समर ने अपनी उंगलियां भींच ली। एक तड़गड़ाहट की आवाज के साथ भाले का अगला भाग टूटकर जमीन पर गिर गया। पवित्र शूरवीर का भाला एक दुर्लभ प्रकार के लोहे से बना था। इसमें अन्य दुर्लभ मिस्त्रियों का धातु थी। अब जब ये एक झटके में टूट गया तो सब उसको देखकर हैरान थे। समर की उंगलियां देखकर हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया था। तभी डेव ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, कमीने, तुमने मेरा भाला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? और उसका चेहरा विकृत हो गया। भाला पवित्र शूरवीर का प्रतीक था और यह उनका सबसे मूल्यवान हथियार था। डेव कई सालों से अपने भाले को अपने साथ रखता था। कई दुश्मनों को हरा भी चुका था। वो इस हथियार से गहराई से जुड़ा हुआ था। अब जब समर ने उन 2 टुकड़ों में उसे काट दिया था तो डेव गुस्से में आग बबूला हो गया था। डेव के शरीर से अचानक एक तेज किलिंग इंटेंट निकला। वो खून का प्यासा हो गया था। वो आगे बढ़ा और उसने अपना पंच हवा में लहराया और समर पर बेरहमी से वार कर दिया, जिससे इस वातावरण में 5 छेद हो गए। समर ने बिना किसी डर के शांति से हवा में मौजूद 5 छिद्रों को देखा। समर भी लोअर लेवल के टॉप स्टेज पर था। हालांकि उसने केवल पहले 3 स्टेज की ही प्रैक्टिस की थी। वो शाही लेवल के थे। वो इन स्टेज में अजय था। समर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसने अपनी सारी असली ऊर्जा अपने पंच पर केंद्रित की और उसे एक तेज हवा में बदल दिया। डेव एक तरफ तेजी से टूट पड़ा। एल्ब्रॉन, एल्ब्रॉन! समर का पंच डेव के पंच से टकराया और उसका हाथ तुरंत टूट गया। उसका शरीर उछलकर जमीन पर भारी होकर गिर गया, जिसे जोरदार धमाका हुआ। डेव ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक खून की तेज धार फूट पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। उसने डरते हुए समर को देखा। शैडो किंग के सिर्फ एक ही वार के बाद पवित्र नाइट अब हार चुका था। उसके सामने एक खड़ा युवक बहुत पावरफुल था, उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक। डेव के दुर्भाग्य से उसे समर का बेकसर मोड़ देखने का भी मौका नहीं मिला था। समर ने उसे शैडो किंग टोटम के बिना सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही हरा दिया था। तभी कैथरीन ने हैरान होते हुए कहा, बैटल एरिना में मास्टर्स की लड़ाई के बाद शैडो किंग और भी अधिक पावरफुल कैसे हो गया? कैथरीन के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव भी आ गया था। हालांकि समर बैटल एरिना में किंग्स की फाइट के दौरान भी बहुत पावरफुल था। उसने क्रोकोडाइल किंग और ताइक्वांडो किंग दोनों को उड़ा दिया था, लेकिन अब वो उतना पावरफुल नहीं था। उस लड़ाई में उसने शैडो किंग टोटम का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन
अब उसको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी थी। वहीं समर ने मन ही मन सोचा, क्या ब्लड लाइन टोटम निकलना वास्तव में पावरफुल है? मैं पहले ही ग्रो कर चुका हूं। हालांकि समर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत एक्साइटेड था। शैडो किंग टोटम एंशियंट ब्लड लाइन निकलने की परंपरा से संबंधित था, और वो अन्य ब्लड लाइन टोटम को निकलने और उनकी एनर्जीज को अपने एनर्जी में समाहित करने में सक्षम था। समर की वर्तमान पावर भयानक रूप से अब पावरफुल हो चुकी थी। शैडो किंग टोटम एंशियंट ब्लड लाइन पावर से संबंधित था, और समर ने उसके बाद एलिस को देखा और कहा, एलिस, चलो चले। समर गिरे हुए पवित्र शूरवीर की परवाह न करते हुए एलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक एल्ब्रॉन ने खड़ा हुआ और कहा, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? उसके पूरे शरीर से एक विशाल एनर्जी निकली, जिसने आसपास के एरिया को ढक दिया। समर और एलिस तुरंत स्थिर हो गए। दोनों अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थे। समर और एलिस एल्ब्रॉन की पावर उपस्थिति के सामने हिल भी नहीं सकते थे। वो पिंजरे में बंद गोरैया की तरह फंस गए थे। समर ने हैरान होते हुए मन ही मन में कहा, ग्रैंड मास्टर स्टेट, ये ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर हैं। समर की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने मॉन्क मास्टर से सुना था कि ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर्स के अपने एरिया हो सकते हैं। दूसरे लोग इन क्षेत्र में 1 इंच भी नहीं हिल सकते। इंसान क्षेत्र के दमन से तभी बच सकता था तब वह खुद भी ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर हो। एल्ब्रॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, तुम क्या सोचते हो कि तुम अजय हो क्योंकि तुम किंग लेवल के फाइटर हो? दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है, और फाइटर्स तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक पावरफुल भी हैं। पॉप के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले 3 कार्डिनलों में से एक होने के नाते एल्ब्रॉन बहुत ज्यादा ताकतवर था। हालांकि वो शायद कभी ऐसा एक्शन में नहीं आया था। वहीं समर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए 1 इंच भी हिलना नामुमकिन था। उसने सोचा था कि दिव्य शूरवीर को हराने के बाद वो वहां से निकल पाएगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि एल्ब्रॉन अपने प्रॉमिस के विरुद्ध जाकर उसे रोकने की हिम्मत करेगा। तभी कैथरीन ने दुखी होकर कहा, लॉर्ड एल्ब्रॉन, कृपया शैडो किंग को जाने दीजिए। वो बेचारी शैडो किंग को यहाँ लेकर आई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे बुरा लगता, क्योंकि ये उसका फर्ज था कि वो जैसा शैडो किंग को यहाँ लेकर आई थी वैसा उसको वहां पर छोड़ दे। एल्ब्रॉन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कैथरीन, अब यह मामला तुम्हारा नहीं है, एक तरफ हट जाओ। उसने कैथरीन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अगर दिव्य शूरवीर यूरेनस का लीडर बोल रहा होता तो एल्ब्रॉन शायद सुन लेता। हालांकि कैथरीन का भी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, फिर भी एल्ब्रॉन ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसको इग्नोर करते हुए एल्ब्रॉन ने समर को तिरस्कार से देखते हुए कहा, शैडो किंग, अगर आप एलिस को यहीं छोड़ने पर सहमत हैं तो मैं आपको जाने दे सकता हूं। एक लोअर हेवन किंगडम लेवल का फाइटर एक ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर की नजर में बहुत कमजोर था। समर अपना सिर हिला तो नहीं सकता था, लेकिन बोल तो सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तक मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान है तब तक एलिस को मुझसे छीनने के बारे में सोचना भी मत। एल्ब्रॉन ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, फिर मेरे किए के लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम खुद ज्यादा जिद्दी कर रहे हो। वो समर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। उसके अपने ग्रैंड मास्टर के दायरे में समर चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह था। समर इतना कमजोर था कि वो सिर्फ उसे एक पंच में ही मार सकता था। एल्ब्रॉन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और समर का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। लंबी तलवार लगभग 3 फुट लंबी थी और ये शुद्ध काले रंग की थी। उस पर जटिल नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों पर पवित्र सिंहासन के शब्द लिखे गए थे। लंबी तलवार हवा में समर के सिर की तरफ वार कर रही थी। समर का सिर किसी क्षण कटने वाला था, लेकिन तभी अचानक दूर से एक पत्थर तलवार पर आकर लगा और उसे रास्ते से हटा दिया। एल्ब्रॉन के चेहरे के भाव बदल गए।
उसने खिड़की से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, कौन कौन है वहां? एल्ब्रॉन एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था, बहुत ताकतवर था। स्वाभाविक रूप से वो देखकर स्तब्ध रह गया था कि उसकी तलवार पर किसी ने पत्थर मारकर उसे दूर हटाने की कैसे कोशिश की। तभी खिड़की से एक तिरस्कार भरी आवाज आई, एल्ब्रॉन, आप एक ग्रैंड मास्टर फादर और हॉली सी के कार्डिनल हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को कैसे धमका सकते हैं जो लोअर हेवन किंगडम लेवल का टाइटलर फाइटर है? मुझे आपके लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की से अंदर आ गया। अधेड़ उम्र का वो आदमी बहुत हैंडसम था। भौहें घनी थी और त्वचा का रंग पीला था। उसका रंग रूप ट्रेडिशनल एशियाई था। उसने प्राचीन इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी और पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाए हुए था। वो किसी बेजोड़ तलवारबाज जैसा लग रहा था। उसको देखते ही एल्ब्रॉन के चेहरे के भी भाव बदल गए। उसने मन ही मन सोचा, एक और ग्रैंड मास्टर? सिर्फ हाई क्लास का ग्रैंड मास्टर ही हवा में उड़ सकता था और जाहिर था कि आदमी हाई क्लास का ग्रैंड मास्टर फाइटर था। तलवारबाज ने शांति से कहा, एल्ब्रॉन, इस युवक और युवती को अभी के अभी जाने दो। एल्ब्रॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे जाने दूं? यह संभव नहीं है। वो एक कार्डिनल था और वो उसे कैसे धमका सकता था? तलवारबाज ने अपनी तलवार खींचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी तलवार का उपयोग करना होगा। उसकी लंबी तलवार 3.5 फुट लंबी थी, 3 इंच चौड़ी। पूरी तलवार आग जैसी लाल चमक रही थी। तलवार के शरीर पर एक ज्वाला भी उगरी हुई थी। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने तलवार इतनी जोर से म्यान से निकाली कि वह आसमान को चीरती हुई निकली। उसने एल्ब्रॉन की तरफ क्रूरता से तलवार घुमाई। एल्ब्रॉन लापरवाही बरतने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। तलवार के चारों तरफ एक काली रोशनी थी। फिर उसने उसे लाल तलवार की तरफ घुमा दिया। दोनों तलवारें जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। लाल तलवार सीधे काली तलवार की रोशनी को चीरती हुई काली तलवार के शरीर पर जोरदार धमाके के साथ जा गिरी। तलवार से तलवार टकराते ही एल्ब्रॉन 3 कदम पीछे हट गया, जबकि अधेड़ उम्र का तलवारबाज स्थिर खड़ा रहा। ताकि अधेड़ उम्र का तलवारबाज ने एक ही वार किया था, फिर भी यह स्पष्ट था कि एल्ब्रॉन उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। एल्ब्रॉन की अभिव्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, लाल अग्नि तलवार? क्या आप इंडिया के तलवार किंग जितेंद्र हैं? टक्कर के दौरान उसने तलवार और तलवार के मास्टर को पहचान लिया था। जितेंद्र ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ हाँ, मैं इंडिया का तलवार किंग जितेंद्र हूं। एल्ब्रॉन ने हैरान होते हुए कहा, नहीं नहीं, यह असंभव है। 15 साल पहले जितेंद्र बजाज और ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज ने कंचनजंगा पर्वत के निश्चित एरिया में प्रवेश किया था। फिर आप बाहर कैसे आ गए हैं? जितेंद्र ने हल्के से कहा, यह एक रहस्य है जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं। उसका स्वर पहले से एक इतना शांत था। उसकी बात सुनकर एल्ब्रॉन की अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई। 15 साल पहले इंडिया के तलवार किंग और ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज टाइगर ग्रुप में पहुंचते हैं। उन्होंने टाइगर ग्रुप के सभी गैंग्स को हरा भी दिया था। जितेंद्र स्पष्ट रूप से एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था और एल्ब्रॉन से भी ज्यादा पावरफुल था। एल्ब्रॉन जानता था कि जब तक पोप नहीं आते वो जितेंद्र को नहीं हरा पाएगा। इंडिया का तलवार किंग इंडिया का सबसे पावरफुल तलवारबाज था। जितेंद्र ने अपनी लाल आग जैसी तलवार लहराई और आसानी से एल्ब्रॉन के एरिया पर कब्जा कर लिया। फिर उसने समर से कहा, चलो चले यहां से। समर को उसकी आंखें देखकर आश्चर्य से भर गई। हालांकि वो जितेंद्र को नहीं जानता था, लेकिन उसने उसका नाम जरूर सुना था। जितेंद्र बहुत पावरफुल था और उसने अपनी तलवार से एक ही वार में एल्ब्रॉन के ग्रैंड मास्टर एरिया को नष्ट कर दिया था। समर ने एलिस का हाथ पकड़ा, जितेंद्र के साथ चर्च से बाहर चला गया। समर को जाता देखकर एल्ब्रॉन के चेहरे पर उदासी छा गई। वो समर को मारना चाहता था,
लेकिन वो जानता था कि ये अब नामुमकिन था, क्योंकि अब वहां पर जितेंद्र आ गया था। वो बस उसे समर और एलिस को अब लेकर जाता हुआ देख सकता था। चर्च के बाहर समर ने जितेंद्र को अजीब नजरों से देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी जितेंद्र ने समर से कहा, तुम्हें ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, चाहे कोई भी उससे बात कर रहा हो। उसकी आवाज शांत थी। समर ने आशा भरी आवाज में पूछा, तलवार किंग, क्या आप सचमुच कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से बाहर आ गए हैं? क्या आपने मेरे पापा ग्रेट कॉन्करर थर्ड नरेंद्र भारद्वाज को देखा? समर की बात सुनकर जितेंद्र का दिल पिघल गया। जैसा कि उसने सोचा था, वो युवक ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का बेटा था। उसने समर को बचाने का फैसला बिल्कुल सही किया था। जितेंद्र ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, 15 साल 15 साल पहले मैं तुम्हारे पिता के साथ कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में गया था। उस एरिया में हम एक दूसरे से बिछड़ गए। तुम्हारे पापा गायब हो गए। पिछले महीने में वहां से एक रहस्यमयी गुफा से दाखिल हुआ। जब मैं वहां से बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं टाइगर ग्रुप में पहुंच गया हूं। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके शब्दों में बहुत कुछ छिपा था। समर ने तुरंत ये जानकारियां नोट कर ली। उसने कहा, तलवार की, क्या आप मुझे इस रहस्यमय गुफा के रास्ते कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में लेकर जा सकते हैं? जितेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये गुफा बहुत रहस्यमय है। इसका प्रवेश द्वार चलता फिरता है। मेरे गुफा में बाहर आने के बाद वो गायब हो गई। मैंने पिछला महीना टाइगर ग्रुप में इस गुफा को खोजने में ही बिता दिया है। जितेंद्र की बात सुनकर समर के चेहरे पर निराशा की झलक आ गई। वो शुरू में उस रहस्यमय गुफा के रास्ते अपने पापा को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब यह बात बिल्कुल नामुमकिन थी। तभी जितेंद्र ने समर से कहा, समर, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं। तुम्हें मुझे तलवार किंग कहने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बजाज अंकल कह सकते हो। जितेंद्र को एंशियंट तलवार किंग के नाम से जाना जाता था। वो ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का अच्छा मित्र था। क्योंकि समर ग्रेट कॉन्करर का बेटा था, इसलिए वो जितेंद्र का भतीजा था और जितेंद्र अपने भतीजे से बहुत प्यार करता था। समर ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, जी बजाज अंकल, मुझे डर है कि टाइगर ग्रुप में रहना खतरनाक होगा, क्योंकि मैंने एल्ब्रोन को नाराज कर दिया। मैं जल्दी से इंडिया वापस जाना चाहता हूँ। जितेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, समर, कोई जल्दी नहीं है। तुम अभी निचले स्वर्ग लेवल के चरम पर हो। पवित्र सिंहासन निश्चित रूप से तुम्हारा पीछा करेगा। मैं तुम्हें तलवार चलाने की कुछ तकनीक सिखाऊंगा ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। जितेंद्र की बात सुनकर समर की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसके सामने खड़ा आदमी इंडिया का बेस्ट तलवार किंग था। वो इंडिया का नंबर 1 तलवारबाज ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था और वो उसे तलवारबाजी सिखाने ही वाला था। वो जरूर बहुत पावरफुल होने वाली थी। समर ने अब अलग अलग तकनीकें सीखी, लेकिन उसे कोई हथियार तकनीक नहीं आती थी। हथियार तकनीक उसकी कमजोरी थी। इसलिए वो बहुत खुश हुआ जितेंद्र उसे तलवारबाजी का हुनर सिखाने वाला था। समर गाड़ी चलाकर जितेंद्र और एलिस को बर्नार्ड के अंगूर के बाग में ले गया। यहीं उनके आराम करने की जगह थी। उसी समय उधर अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई थी। पिछले 2 दिनों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि समर ने क्रोकोडाइल किंग और ताइक्वांडो किंग को हरा दिया। समर की रेपुटेशन धूमिल हो गई थी और अंधेरी दुनिया के सभी परिवार शक्तियां फाइटर ये सुनकर स्तब्ध रह गई थी। कई लोग विभिन्न कारणों से किंग के फाइटिंग एरिना में नहीं गए। केवल कुछ फाइटर ही फाइटिंग एरिना में गए थे। उदाहरण के लिए जापान के तलवार किंग ले के 7 तलवारबाजों में से केवल एक ही किंग फाइटिंग एरिना में आया था। बाकी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए थे। हालांकि समर शैडो ग्रुप का शैडो किंग तो था, पहले भी अंडरवर्ल्ड में फेमस था, फिर भी समर को केवल यंग जनरेशन जानती थी। असली एक्सपीरियंस्ड फाइटर और किंग समर को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। हालांकि इस बार ये सुनकर वो भी दंग रह गए थे कि एक्सपीरियंस्ड क्रोकोडाइल किंग और ताइक्वांडो किंग समर से हार गए। उन्होंने समर की ताकत का फिर से मूल्यांकन करना शुरू कर दिया था। समर का नाम न केवल
यंग जनरेशन तक फैला, बल्कि सीनियर फाइटर्स और किंगों ने भी सुन लिया था। बेशक टाइगर ग्रुप के क्रोकोडाइल परिवार और कोरिया के ताइक्वांडो परिवार को समर से नफरत थी, क्योंकि उसने उनके परिवार के एक स्ट्रॉन्ग फाइटर को मार दिया था। क्रोकोडाइल परिवार क्रोकोडाइल टोटम को सक्रिय कर सकता था, और यह परिवार टाइगर ग्रुप के टॉप 10 परिवारों में से एक था। यह बहुत पावरफुल परिवार था, जो टाइगर ग्रुप स्काई लीग की सबसे बड़ी पावर का इम्पोर्टेंट मेंबर था। क्रोकोडाइल परिवार का विला टाइगर ग्रुप में एक जंगली दलदल के पास बना हुआ था। विला के सामने एक विशाल दलदल थी, जहां सैकड़ों क्रोकोडाइल रहते थे, और एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग एक क्रोकोडाइल के ऊपर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ सैकड़ों क्रोकोडाइल थे, जो सम्मानपूर्वक झुके हुए थे। उस बुजुर्ग का उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, हालांकि उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन उसके शरीर में अपार पावर थी। बहुत बलवान था। इस बुजुर्ग को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वो क्रोकोडाइल परिवार का लीडर रॉबिन था। उन्हें लॉर्ड क्रोकोडाइल और स्काई गॉड लीग के 10 लॉर्ड में से एक के रूप में जाना जाता था। तब एक खूबसूरत महिला ने बड़े सम्मान से कहा, लीडर, क्रोकोडाइल किंग को शैडो किंग ने हरा दिया। अब हमें क्या करना चाहिए लीडर? वो क्रोकोडाइल की खाल से बनी हुई ड्रेस पहनी हुई थी, और उसने एल्डर के सामने घुटने टेक दिए। रॉबिन के चेहरे पर खतरनाक इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, शैडो किंग क्रोकोडाइल किंग को मारकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पूरे क्रोकोडाइल परिवार को बता दो कि मुझे शैडो किंग का सिर चाहिए। सुंदर महिला ने सम्मानपूर्वक कहा, जी लीडर। क्रोकोडाइल परिवार बहुत पावरफुल था, लेकिन उस खूबसूरत महिला को साफ पता था कि क्रोकोडाइल परिवार टाइगर ग्रुप का एक सुपर परिवार था। अगर उनकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता था। इसी समय उधर कोरिया ताइक्वांडो परिवार, पार्क परिवार कोरिया का नंबर 1 परिवार था, और उसका प्रभाव बहुत अधिक था। एक बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने अपने पैरों से पहाड़ पर स्थित एक विशाल चट्टान को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया था। बुजुर्ग के पैर चट्टान से 100 गुना ज्यादा मजबूत थे। उसकी नज़र में चट्टान अंडे जितनी नाजुक थी। उनका नाम मिंगहान पार्क था, और वो ताइक्वांडो परिवार का लीडर और एक सीनियर फाइटर था। समर के जंग से भी पहले वो 30 साल दक्षिण पूर्व एशिया का किंग रह चुका था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, पापा, तीसरे बाही जिहुन पार्क को शैडो किंग ने फाइटिंग एरिना में मार डाला। उसकी बात सुनकर मिंगहान पार्क गुस्से से भर गया। जिहुन पार्क न केवल ताइक्वांडो का किंग था, बल्कि वो मिंगहान पार्क का सबसे छोटा और सबसे प्रतिभाशाली बेटा भी था। जिहुन पार्क पार्क परिवार का अगला लीडर बनने का सबसे संभावित उम्मीदवार था। मिंगहान पार्क अपने बेटे की मौत से बहुत गुस्से में आ गया था। मिंगहान पार्क ने ठंडे स्वर में कहा, शैडो किंग, तुम्हें मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। तुम अपनी मौत की तलाश में हो। मेरे ऑर्डर को परिवार तक पहुंचाओ। मुझे शैडो किंग का सिर चाहिए। उसकी आवाज में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट था। अधेड़ उम्र के आदमी ने जाने से पहले झुककर कहा, जी पापा। यह कहते हुए उसने शैडो किंग को हराने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं समर को यह पता नहीं था कि भले ही उसने क्रोकोडाइल किंग और ताइक्वांडो किंग को मार डाला था, लेकिन उसने क्रोकोडाइल परिवार और पार्क परिवार को भी नाराज कर दिया था। ये सभी परिवार पावरफुल थे, सैकड़ों नहीं तो हजारों सालों से अस्तित्व में थे। उन्होंने समर को से अपना बदला लेना शुरू करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। 30 मिनट बाद समर वाइन एस्टेट पहुंच गया। उसी समय विला के बाहर काले कपड़ों में कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। ये सभी टाइगर ग्रुप की विभिन्न शक्तियों द्वारा भेजे गए जासूस थे। उनमें से कुछ क्रोकोडाइल परिवार के मेंबर भी थे। उनको देखते ही जितेंद्र ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं इन जासूसों को मार डालूंगा। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर काले कपड़े वाले आदमियों की तरफ बढ़ा। वो समर को तलवारबाजी सिखाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहता था कि इनमें से कोई भी इसे देखे, इसलिए उन्हें मारना जरूरी था। डिफरेंट पावर्स द्वारा भेजे गए ये दर्जनों जासूस थे। जितेंद्र को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी। पल भर में ही उनके सामने वो आ गया। जितेंद्र ने अपने हाथों में लाल फलेरी तलवार लहराई और जासूस तुरंत मर गए।
वे विरोध भी नहीं कर सके। ये जासूस तलवारबाज के सामने कमजोर चींटियों की तरह थे। वहीं समर ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने देखा भी नहीं कि जितेंद्र ने अपनी तलवार खींच ली और सारे स्पाइज मारे गए। अगर समर जासूस होता तो वो जितेंद्र के बचाव को भी नहीं बचा पाता। बर्नार्ड ने जब वाइन एस्टेट का दरवाजा खोला तो उसने सम्मानपूर्वक कहा, शैडो किंग हाइनेस, आप वापस आ गए हैं। समर ने सिर हिलाया और जितेंद्र बजाज की तरफ इशारा करते हुए उनका इंट्रो करवाते हुए कहा, ये बजाज अंकल है, वो अस्थायी रूप से मेरे साथ वाइन स्टेट में रहेंगे। बर्नार्ड ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और झुककर प्रणाम किया। फिर उन्हें वाइन एस्टेट के अंदर ले गया। समर जितेंद्र के पीछे पीछे कमरे में गया। जितेंद्र ने उससे पूछा, समर, क्या तुमने कोई हथियार तकनीक सीखी है? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने अभी तक कोई हथियार तकनीक नहीं सीखी। मैंने केवल मैक्लोडगंज की श्वास तकनीक सीखी है। उसके मास्टर विंड एंस दानव किंग ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था, लेकिन उसने केवल साधारण मार्शल आर्ट सिखाई थी, न कि एंशियंट मार्शल आर्ट, जो अपने प्राणों पर नियंत्रण करने की कला थी। समर की ब्लड शैडो फिश टोटम ब्लड लाइन से उत्पन्न हुई थी और ये एक प्रकार की फाइटिंग तकनीक थी जो उसकी ब्लड लाइन पावर को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती थी। उस समय उसकी ब्लड लाइन पावर अभी भी कमजोर थी, इसलिए वो ब्लड शैडो फिस्ट की पूरी पावर का उपयोग नहीं कर पा रहा था। समर की बात सुनने के बाद जितेंद्र ने समर को तकनीक दिखाने की तैयारी करते हुए कहा, समर, मैं अब तुम्हें ग्रैंड मास्टर लेवल की हथियार तकनीक सिखाऊंगा। इसे कहते हैं ध्यान से देखो। तलवार हथियारों की किंग थी। तलवारबाजी दुश्मनों का हमला करने का एक पावरफुल तरीका भी था। यह हथियार तकनीक एक ग्रैंड मास्टर लेवल का था और इसमें 4 प्रकार के हमले शामिल थे, रेड फायरी ब्लास्ट, रेड फायरी एरो, रेड फायरी वेव और रेड फ्लेरी सिल्वर मून। तलवार से हमले में कुछ बेसिक्स गतिविधियां थी, चुनना, निशाना लगाना, काटना, छेदना, उठाना, रोकना, खींचना। जितेंद्र ने सबसे पहले समर को बेसिक चालें सिखाई। फिर उन्होंने उसे तलवार की चालें सिखाना शुरू की। तलवार की तकनीक में महारत हासिल करने के लिए एक अच्छी नींव का होना जरूरी था। जितेंद्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पहला हमला रेड फायरी ब्लास्ट है। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार आगे घुसा दी। तलवार लाल रोशनी की चमक के साथ आगे बढ़ी और तुरंत ग्रेनाइट चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया। तलवार से टकराने वाली जगह पर ग्रेनाइट चट्टान आग की लपटों में बदल गई थी। इसके बाद जितेंद्र ने फिर से कहा, दूसरा हमला रेड फायरी एरो। ये कहते हुए उसने ऊपर से तलवार लहराई। तलवार रेड फायरी ब्लास्ट में बदल गई, जिसने खिड़की में एक बड़ा सा छेद कर दिया। जितेंद्र ने फिर तीसरा हमला रेड फायरी वेव दिखाया। ये कहते हुए उसने हवा के माध्यम में एक चाप को काट दिया, रेड फायरी वेव पैदा कर दी। रेड फायरी वेव लाल लहर ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जितेंद्र ने एक और तकनीक का नाम लेते हुए चौथा हमला रेड फ्लेरी सिल्वर मून चुना। ये कहते हुए उसने तलवार को आगे बढ़ाया और हवा में एक रेड मून खींच दिया, जिसने छत में एक बड़ा सा छेद कर दिया था। जितेंद्र का प्रहार अत्यंत पावरफुल था। यह शरीर के प्राणों को पावरफुल अनंगित अग्नि प्रहार में परिवर्तित कर देता था। समर यहाँ पर सब तकनीकों को एक साथ बड़े ही मन से सीख रहा था, लेकिन उधर क्रोकोडाइल परिवार और पार्क परिवार उसकी मौत की लिए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या करेगा समर? क्या उन लोगों से बच पाएगा? क्या जितेंद्र उसको उन लोगों से बचाने के लिए तलवारबाजी अच्छे से सिखा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अपनी कहानी को एक हाइप भी कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।